हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं संदीप गिल, पीएचडी एनिमल हस्बेंड्री फ्रॉम एमपीयूटी उदयपुर। ठीक है भाई। तो एग्री दर्पण क्लासेस श्री गंगानगर आपके लिए लेके आया है कृषि विज्ञान का पूरा सिलेबस बिल्कुल फ्री एग्री दर्पण के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ये टोटल जो एग्रीकल्चर का सिलेबस है वो आपको इसी प्लेटफॉर्म पर फ्री में प्रोवाइड करवाया जाएगा। आपको एग्री दर्पण क्लासेस के नाम के चैनल से जुड़े रहना है, उसको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। उससे भी इम्पोर्टेंट है लाइक, शेयर या सब्सक्राइब से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको इन क्लासेस को कंटिन्यू देखना है, क्योंकि यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आपको जो 12th एग्रीकल्चर की तीनों बुक्स है, 12th एग्रीकल्चर की तीनों बुक्स हैं, कृषि विज्ञान, उसके बाद कृषि जीव विज्ञान तथा कृषि रसायन विज्ञान, तीनों को डिटेल में दोनों यूनिट पढ़ाई जाएगी, जिसके अंदर एक तो आपके थ्योरी एग्जाम वाली और दूसरी जो यूनिट आ जाएगी वो आगे प्रयोगिकी यानी प्रैक्टिकल। दोनों चीज़ें आपको कंप्लीटली समझाई जाएगी, आपको अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और अकॉर्डिंग टू जो आपके लेसन्स हैं, जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, या फिर आपके जैसे इकाई है ना, इकाई 1 में कौन से लेसन है, इकाई 2 में कौन से लेसन है, सारे के सारे आपको इसी चैनल पर बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराए जाएंगे। आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो काफ़ी दिन नहीं बचे हैं आपके पास, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए एग्री दर्पण क्लासेस श्री गंगानगर अपोजिट बस स्टैंड जो आपके लिए फ्री में ये पूरा कोर्स लेके आया है। बस आपको इन क्लासेस को डेली देखना है, आपको डे बाय डे सारी क्लासेस मिलती रहेगी, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस होते रहेंगे। और ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है 8209927520। इस नंबर पे आप कॉल करके मैसेज करके अपने सुझाव दे सकते हो। अगर किसी को नोट्स की रिक्वायरमेंट हो रिगार्डिंग टू जेट, ICR या 12th या 11th, है ना, चाहे कोई सा सब्जेक्ट हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको बस इतनी सी जानकारी देना चाहूँगा कि आप कंटिन्यू इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। तो देखो भाई, सबसे पहली बात, आपका कृषि विज्ञान का जो सिलेबस है उसमें इकाई 1 के अंदर देखो आपके ये सारे लेसन्स रहेंगे, इकाई 1 के अंदर ये सारे लेसन्स रहेंगे। उसके बाद इकाई 2 और इकाई 3, ठीक है, फिर आपके प्रयोगिकी पूरा चल जाएगा, जिसमें आपको देखो प्रयोगिकी जो फाइल वगैरह बनवाई जाती है उसके बारे में इसी प्लेटफॉर्म पर कम्प्लीटली आपको चीज़ें समझा दी जाएगी। ठीक है, तो देखो भाई ये आपका पूरा सिलेबस है और इसमें आपको जैसे ये प्रयोगिकी है तो 30 नंबर की है, 56 नंबर के आपके कौन से आ जाएंगे, थ्योरी एग्जाम आ जाएगा ना, जो अभी होने वाला है। तो इसको अपने इस तरीके से पढ़ेंगे, कुछ चीज़ें इसके अंदर और भी ऐड करके आपको बताएंगे ताकि आपका किसी प्रकार से कोई चीज़ छूटे नहीं, है ना। अगर आप इस प्लेटफॉर्म से लगातार पढ़ लेते हो ऑनलाइन, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपके एग्ज़ाम के साथ साथ 12th एग्ज़ाम के साथ साथ जेट और ICR की तैयारी भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि इस क्लासेस को पूरा ध्यानपूर्वक देखना ना, आपको नोट्स भी नहीं बनाने की ज़रूरत, बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को सुनना है, देन अपनी बुक को क्या करना है, रीड करना है। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का फर्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसका नाम है सस्य विज्ञान मृदा एवं बीज। ठीक है, सस्य विज्ञान मृदा एवं बीज, या इंग्लिश में देखें एग्रोनॉमी सॉइल एंड सीड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर की पहला सस्य विज्ञान के बारे में अपने डिस्कस करते हैं कि सस्य विज्ञान क्या होता है। अगर किसी को कम्प्लीटली नहीं दिख रहा, कोई भी आपकी समस्या हो, तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपना सुझाव डाल सकते हो ना। तो देखो भाई आज अपने स्टार्ट करते हैं कि सस्य विज्ञान या एग्रोनॉमी क्या है। सस्य विज्ञान या एग्रोनॉमी क्या है, तो जब बात आती है एग्रोनॉमी की, तो एग्रोनॉमी क्या है, एग्रीकल्चर की एक ब्रांच, एग्रीकल्चर की क्या एक ब्रांच है ना, एग्रीकल्चर की ब्रांच क्या है, एग्रीकल्चर। ठीक है, अब देखो भी इसके अंदर
जो एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है एग्रोनॉमी है ना, तो इसके अंदर देखो आपको कुछ पढ़ना क्या है कि एग्रोनॉमी है क्या। सबसे पहले ये बात देखी जाती है कि एग्रोनॉमी जो शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन। कौन सी भाषा का शब्द है अभी, सॉरी है ना, कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है एग्रोनॉमी है ना। जितने भी शब्द के पीछे क्या लगा होगा, कल्चर लगा होगा, वो सारे के सारे लैटिन वर्ड होंगे। जैसे कृषि एग्रीकल्चर है, ठीक है, तो वहाँ पे लास्ट में कल्चर लगा तो वो लैटिन होगा। और जितने के पीछे नोमी लगा होगा ना, जितने भी शब्दों के पीछे नोमी लगा होगा वो सारे के सारे कौन से होंगे, ग्रीक वर्ड होंगे ना। तो यहाँ पे देखो एग्रोनॉमी के आगे क्या लगा, एग्रोनॉमी, तो नोमी यहाँ पे देखो ना, तो नोमी एक प्रकार का ग्रीक वर्ड है। तो एग्रोनॉमी एक क्या है, ग्रीक वर्ड है। ठीक है, जो कौन से ग्रीक वर्ड है अभी, एग्रोनोमोस। ठीक है, कौन, एग्रोनॉमी एक ग्रीक वर्ड है, कौन से ग्रीक वर्ड से बना, एग्रोनोमस। अब ये जो एग्रोनोमस है देखो भी, ये भी दो शब्दों से मिलके बना है। एक का नाम है एग्रो, ठीक है, और दूसरा कौन सा, नोमोस। तो ये दो शब्द हो गए ना, एग्रो तथा नोमोस, दो शब्द हो गए, एग्रो तथा नोमोज। एग्रो का मतलब यहाँ पे क्या है, अभी भूमि से है। जो अपने पास खेत होते हैं ना, एग्रो का मतलब यहाँ पे किससे, भूमि से है। और नोमोज का मतलब है प्रबंधन। नोमोज का मतलब क्या है, प्रबंधन। तो एग्रोनॉमी की सिंपल सी डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहो आती है एग्जाम में, तो आपको क्या लिखना है कि एग्रोनॉमी एक ग्रीक वर्ड है, एग्रोनोमोज से बना है। एग्रोनोमोज दो शब्दों से मिलके बना है, एक एग्रो और दूसरा नोमोज। एग्रो का मतलब भूमि है तथा नोमोज का मतलब क्या है, प्रबंधन। ठीक है, तो यानी भूमि का प्रबंधन, छोटे से शब्दों में अपन कहें तो भूमि का प्रबंधन करना ही क्या कहलाता है, एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान कहलाता है। ठीक है, अब आपकी बुक्स की लाइनों को पढ़ लेते हैं। जो चीज एक्स्ट्रा बताने वाली होगी मैं ऐड करता जाऊंगा, बाकी आप लाइन टू लाइन इन चीजों को डिस्कस करते हैं। सबसे देखो पहला क्या, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान या कृषि विज्ञान है ना, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसल उत्पादन व मृदा प्रबंधन के सिद्धांतों तथा क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, सस्य विज्ञान कहलाती है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, फसल उत्पादन व मृदा प्रबंधन के सिद्धांतों तथा क्रियाओं का ना, जो अपने पास मृदा है, जैसे अपने पास सोइल है, इसका अपने को कैसे प्रबंधन करना है, कैसे प्रबंधन, प्रबंधन का मतलब है कि अपने पास सोइल है, उसकी अपने को भू परिष्करण कैसे करना है। भू परिष्करण समझ रहे हो ना आप, भू परिष्करण का मतलब होता है कि जैसे मिट्टी को उथल पुथल करना। जैसे अपने स्टार्टिंग में खेत के अंदर एमबी प्लाऊ वगैरह यूज करते हैं, फिर बाद में उसके अंदर नॉर्मल कल्टीवेटर चलाते हैं, फिर उसके अंदर अपने पाटा लगाते हैं, प्लेन करते हैं, फिर जाके ये जितनी भी क्रियाएं होती है इसी क्या बोला जाता है, भू परिष्करण बोला जाता है। भू परिष्करण किस लिए करते हैं, मृदा को सुधार करने में या मृदा को ऐसे तैयार करने के ताकि उसके अंदर अपने क्या कर सके, बीज को बो सके। तो ये बात ये कह रहा है कि फसल उत्पादन में मृदा प्रबंधन के सिद्धांत तथा क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, एग्रोनॉमी कहलाता है, सस्य विज्ञान कहलाता है। बाद में ये बात बता दी कि एग्रोनॉमी ग्रीक उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द एग्रोनोमोस से हुई है। ठीक है, जो दो शब्दों का युग्म है ना, जो क्या है, दो शब्दों का युग्म है, कौन, एग्रोनोमोस, एग्रोज तथा दूसरा कौन सा आ जाएगा, नोमोज आ जाएगा ना। एग्रोज का यहाँ पे मतलब क्या है, एग्रोज का मतलब यहाँ पे है भूमि से, तथा नोमोज का मतलब है प्रबंधन। ठीक है, नोमोज का मतलब क्या यहाँ पे, प्रबंधन से है। तो यही बात कह रहा है, देखो अगर विज्ञान की इस शाखा में भूमि प्रबंधन के साथ साथ फसल उत्पादन भी आधुनिक व श्रेष्ठ विधियों का संयोजन है। ठीक है, कि यह कहता है कि इस शाखा के अंदर क्या क्या कि अपन फसल उत्पादन के लिए जितनी भी श्रेष्ठ या फिर आधुनिक क्रिया, आधुनिक का मतलब क्या हुआ, जैसे पहले क्या होता था कि देखो पहले टोके आते थे, फिर थ्रेसर्स आए, अब मिनी कंबाइंस आ गई, है ना। तो ये धीरे धीरे आधुनिक यानी लेटेस्ट चीजों का भी इसके अंदर क्या है, समावेश है। देखो पहले क्या होता था, सबसे पहले गहाई वगैरह जैसे ऊंटों वगैरह को चला के फिर क्या किया करते थे, थ्रेशिंग करते थे, है ना। पहले काट लिया, फिर इकट्ठा कर लिया, उसके बाद उसके ऊपर क्या चलाया, पशुओं को चलाया जाता था, ऊंट वगैरह को, फिर उसमें से क्या होते दाने अलग निकल जाते, नॉर्मल गहाई ऐसा कुछ वर्ड बोलते थे।
और जिससे क्या से बाद में उनको अलग कर लेते, फिर हवा में उड़ा के फिर जाके बहुत लंबा प्रोसेस होता है जिसमें बहुत सारी क्रॉप वेस्टेज भी हो जाती थी। वो पुरानियाँ विधियाँ थी। उसके बाद क्या आया, थ्रेसर आया, जैसे टोका पहले बोला जाता था, फिर थ्रेशर आया ना, काटने के बाद अंदर डालते थे, सीड अलग हो जाना और स्ट्रो अलग हो जाना ना। भूसे तथा दाने को अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है, थ्रेसिंग कहलाती है। या भूसे से दाने को अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है, थ्रेसिंग कहलाती है ना। थ्रेसिंग की जाती थी अलग अलग है ना। उसके बाद देखो कंबाइन आ गई, कंबाइन दोनों काम एक साथ करने लगी, हार्वेस्टिंग प्लस थ्रेसिंग, कटाई तथा थ्रेसिंग दोनों एक साथ करने लगी। तो वह कह रहा उन चीज़ों का भी इसके अंदर ध्यान किया जाता है जो पुरानी के साथ साथ नई चीज़ों का भी समावेश इसके अंदर किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अभी। तो आगे देखो ये क्या कहना चाह रहा है, देखो यहाँ तक हमने देख लिया। अंततः व्यापकता से यह कहना उचित होगा कि सस्य विज्ञान भूमि प्रबंधन में फसलोत्पादन के सिद्धांत का अध्ययन करने वाली विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखा है। इस बात पे जरा गौर फरमाइए कि ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, इस बात पे जरा सी गौर फरमाइए। इसका कहने का मतलब है कि यह कहना उचित होगा कि सस्य विज्ञान भूमि प्रबंधन व फसलोत्पादन के सिद्धांतों का अध्ययन करने वाले विज्ञान की वैसा क्या, फिर जो भी अपने सिद्धांत या प्रिंसिपल इसके अंदर यूज करेंगे उसका भी इसके अंदर क्या समावेश है, अध्ययन किया जाता है। अब ये कह रहा है कि महत्व व कार्य क्षेत्र, यानी एग्रोनॉमी का क्या महत्व है और उसके अंदर क्या क्या स्कोप है। यानी आप एक एग्रोनॉमिस्ट हो, एक आप एग्रोनॉमी से एमएससी या पीएचडी स्टूडेंट हो, आप साइंटिस्ट हो, तो आप क्या क्या कर सकते हो, ये तो घस का स्कोप। और इस एग्रोनॉमी का क्या महत्व है ना, क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। तो एग्रोनॉमी की इंपॉर्टेंस की जब बात करें तो सस्य विज्ञान को कला विज्ञान व व्यवसाय के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि इसको किस किस रूप में जाना जाता है, एक तो कला के रूप में, एक विज्ञान के रूप में और व्यवसाय के रूप में जाना जाता है। देखो भी कला का मतलब क्या और विज्ञान का मतलब क्या हुआ। कला का मतलब होता है कि आपके अंदर स्किल कैसी है। मान के चलो एक आदमी खेत काटने गया तो उसमें लगभग आधा बीघा एक दिन के अंदर सरसों की कटाई की, और उसी बंदे ने या फिर उसी क्षेत्र को या उतने एरिया को एक बंदे ने आधे दिन में उसकी कटाई कर दी। तो यानी उसके अंदर क्या स्किल ज़्यादा है, उसके अंदर कला ज़्यादा है ना, वो होती है स्किल, जिसे अपने हिंदी में बोल देते हैं कला। ठीक है, इसके अलावा दूसरी बोलते हैं विज्ञान। विज्ञान का मतलब होता है सिस्टमेटिक स्टडी करना, किसी भी चीज़ की सिस्टमेटिक स्टडी करना। जैसे अपने विज्ञान की परिभाषा आपने सुनी होगी, तो कहते हैं कि प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित, क्या बोला कि प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित वर्गीकृत ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, आई बात समझ में कि वो कहते हैं प्रकृति से क्या है अर्जित है, बाद में उसको क्या कर लिया, वर्गीकृत कर लिया। ठीक है, प्रकृति के क्रमबद्ध, क्रमबद्ध का मतलब होगा सिस्टेमेटिक है ना। प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित वर्गीकृत ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। तो सस्य विज्ञान एक विज्ञान भी है। उसके बाद व्यवसाय के रूप में भी जाना जाता है, क्यों भी बहुत सारे व्यवसाय होते हैं। आप खेती कर रहे हो, ये भी एक व्यवसाय है। तो बहुत सारे इसके खेती के बाद स्ट्रो कोई लोग इकट्ठा कर लेते हैं, और उसके बाद इसके बहुत सारे फीड तैयार करके बहुत सारे व्यवसाय भी है, कला भी है और विज्ञान भी है। तीनों चीजें इसके अंदर समावेश है। ठीक है भाई, आगे देखो, कृषि पूर्ण जनसंख्या के जीवन का आधार है, बिल्कुल है। ठीक है, भारतवर्ष में जनसंख्या का एक बड़ा भाग सीधे सीधे कृषि व्यवसाय से जुड़ा है। देखो भाई, ये बात बड़ी ही इसने इंपॉर्टेंट कह डाली है कि भारतवर्ष में जनसंख्या का एक बड़ा भाग सीधे सीधे कृषि व्यवसाय से जुड़ा है, जिसमें फसलोत्पादन प्रमुख है। देखो भाई, इन्होंने क्या कहा है यहाँ पे कि भारत की कुल जनसंख्या का 70%, यानी अगर भारत के अंदर 100 लोग रह रहे हैं तो 70% लोग ओनली किस पे निर्भर हैं, कृषि पर निर्भर। ठीक है, तो भारत का जनसंख्या का एक बड़ा भाग क्या है, कृषि पर क्या है, निर्भर है। और उसमें भी सबसे ज्यादा फसलोत्पादन पर। फसलोत्पादन का मतलब क्या है, फसलों का उत्पादन। वैसे
फल उत्पादन भी होता है कृषि का, पशुपालन भी एक कृषि का रूप है, मधुमक्खी पालन भी कृषि का, मछली पालन, ये सारे बहुत सारे व्यवसाय कृषि से जुड़े हैं। बट फसलोत्पादन को बहुत ज़्यादा मतलब अहमियत दी गई है, एक बड़े ही लेवल पर इस पे काम किया गया है, ठीक है। इसलिए इसको कहा गया है कि कृषि का जो मेन प्रमुख जो स्रोत है वो है फसलोत्पादन, है ना। तो जनसंख्या जो भारत की 70% जनसंख्या जो गांवों में निवास करती है वो सारी की सारी किससे जुड़ी हुई है। क्वेश्चन पूछा भी हुआ कि भारत के अंदर कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत खेती पर निर्भर करता है, तो 70%। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फसलोत्पादन, फसल उगाएंगे तो खाएंगे। कृषि विज्ञान में विषय, ठीक है। दूसरी बात है कृषि विज्ञान में सस्य विज्ञान का सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि खेत में उगाई जाने वाली सभी प्रकार की फसलों के उत्पादन का विज्ञान सस्य विज्ञान है। सही बात है। कृषि विज्ञान में जितनी भी फसलें उत्पादन की जाती है, किस तरह उत्पादित करनी है, कितना बीज लेना है और कितना आपको स्प्रे वगैरह सारी क्रियाएं ना कितनी डालनी है, वीडीसाइड हर्बिसाइड सारे आगे बताएंगे। तो उन सारा का किसके अंदर अध्ययन किया जाता है, सस्य विज्ञान में। तो फसलोत्पादन का सीधा सीधा संबंध किससे आ जाता है, सस्य विज्ञान से आ जाता है। अगर यहाँ पे फलोत्पादन होता है तो अपन फिर किस पे चले जाते हैं, वहाँ पे उद्यान विज्ञान पे चले जाते हैं, ठीक है। फिर अपने किस पे चले जाते हैं, उद्यान विज्ञान पे। पर जब बात फसलों के उत्पादन की आ जाएगी, जिसमें जितनी भी उसमें क्रियाएं की जाती है वो सारी की सारी किस पे डिपेंडेंट होती है, अभी सस्य विज्ञान से रिलेटेड होती है। देखो क्या कह रहा है, सस्य विज्ञान में जल, वायु, भूमि, पौधों के वातावरण को प्रभावित करने वाले सभी कारकों का क्रमबद्ध अध्ययन, क्रमबद्ध वाली बात है ना, अध्ययन एवं अनुसंधान होता है, ठीक है। सस्य विज्ञान में देखो जल, वायु, भूमि एवं पौधों के वातावरण को प्रभावित करने वाले सभी कारक, है ना। कौन से वातावरणीय कारक प्रभावित कर सकते हैं, ज़्यादा हवा, ज़्यादा बारिश, कम बारिश, ज़्यादा तापमान। अभी देखो थोड़े दिन में क्या पड़ रहा है, पीछे पाला पड़ रहा है ना, पाला ना जिसे अपने मतलब कोहरा जिसे जम रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सबसे ज़्यादा कौन सी फसल खराब हो रही है, अभी सरसों की फसल खराब हो रही है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे चला जाता है तो उसमें क्या पानी जम जाता है। जमने का मतलब उसका प्रोटोप्लाज्म है वो सारा का सारा जम जाता है। जैसे धूप निकलती है तो वो दोबारा से ऐसे निकलेगा, निकलने से कैसा होता है वो कोशिकाएं फट जाती है और पौधा पूरा का पूरा नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो वे वातावरणीय कारक भी इसके अंदर आते हैं, है ना। सस्य विज्ञान द्वारा भूमि प्रबंधन कैसे करना है, बीज, खाद, उर्वरक, सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण, पौध संरक्षण आदि की फसल उत्पादन प्रयोग हेतु जानकारी मिलती है। यानी ये कह रहा है कि सस्य विज्ञान में आपको मृदा का प्रबंधन करना है, फिर उसमें आपको बीज डालना है, फिर आपको सिंचाई करनी है, खरपतवार उग गए उनको हटाना है, ठीक है। इन सारी की सारी चीज़ों का अध्ययन और उसको जो खरपतवार नियंत्रण, पौध संरक्षण अपने पौधों को कैसे बचाना है कीटों वगैरह से, एनिमल से, पशुओं से, उन सारी चीज़ों का अगर समावेश या अध्ययन देखा जाए तो उसमें आपको देखने को मिलेगा, सस्य विज्ञान में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। सस्य विज्ञान विषय में समाहित ज्ञान में विज्ञान के माध्यम से फसलोत्पादन को ठीक है। अब देखो जानकारी इसमें क्या लिखा है इन्होंने कि सस्य विज्ञान विषय में समाहित ज्ञान में विज्ञान के माध्यम से, है ना, फसलोत्पादन को सरलता सुबह से संपादित कर अधिक से अधिक उपज ली जा सकती है ना। तो अपने सिस्टमेटिक तरीके से काम करेंगे तो वास्तव में अपने को अधिक उत्पादन मिलेगा। यही तो एक कृषक का उद्देश्य होता है ना, कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त करना, जब उसके पास सही सही चीज़ें, सही जानकारी होगी। अब क्या लिखा, मानव व पशुओं की मूल आवश्यकता क्या है, खाना, पशु चारा व वस्त्रों की पूर्ति एक जटिल विषय है। देखो भी अगर आपसे पूछा जाए मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं 3। पहली है उसका रोटी, दूसरी क्या है कपड़ा, और तीसरा आ जाता है मकान। 3 मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो होना ही जरूरी है, रोटी, कपड़ा, मकान। देखो भी रोटी उसको कहाँ से मिलेगी, कनक या गेहूं का कल्टीवेशन करेगा तब मिलेगी, तो वो भी एक एग्रोनॉमी का पार्ट आ गया। कपड़ा जब वो कपास की खेती करेगा
या जूट वगैरह की खेती करेगा तब मिलेगा उसको, है ना। मकान ये अलग फैक्टर है, आप ये भी एक प्रकार का वन वगैरह वगैरह जब उगाओगे किसी ना किसी तरीके से, जैसे आप अगर ईंटें भी निकाल रहे तो उनको पकाने के लिए क्या चाहिए, सरसों का बाई प्रोडक्ट चाहिए, तो सरसों भी एग्रोनॉमी में किसी ना किसी से मूलभूत आवश्यकताएं मनुष्य की खेती से जुड़ी हुई है। दूसरी पशु की मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती है, पशु चारा, ये भी किस पे डिपेंडेड है, चारा भी अपने काम होंगे खेतों के अंदर। सस्य विज्ञान सिद्धांतों के माध्यम से फसलों की उत्पादकता में अभिवृद्धि करके इन आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। ये कहता है सस्य विज्ञान के सिद्धांतों को अपने को बहुत अच्छे से पता है, अगर बहुत अच्छे से पता है तो आप उसकी खेती अच्छे से करके इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। सस्य विज्ञान एक गतिक विषय है, ठीक है, एक गतिक विषय है। ज्ञान के अध्ययन के साथ साथ पौध पारिस्थितिकी व कृषि क्रियाओं के विकास में फसल उपज व गुणवत्ता में वृद्धि तथा प्राकृतिक संसाधनों के प्रमुख प्रबंधन से सस्य विज्ञान को परंपरागत दायरे से बाहर निकाल कर एक नया स्वरूप प्रदान किया है। देखो भी ये कह रहा है कि पहले क्या हो रहा था, कंटिन्यू क्या खेती हो रही थी, जो उसमें क्या हो रहा था, प्रोडक्शन बड़ा कम हो रहा था। पहले जो खेती होती थी उसमें प्रोडक्शन बड़ा कम होता, उत्पादन बड़ा कम होता, तो उसमें कुछ नई नई चीज़ें लाएगी, पौध संरक्षण लगाएगा। पौध संरक्षण का मतलब क्या हुआ कि पहले कीड़ों मकोड़ों से बहुत ज़्यादा फसलें मर जाती थी, खराब होती, उसके लिए जैसे कीटनाशी वगैरह नए ला दिए गए। और पारिस्थिति का मतलब, अभी पारिस्थिति का मतलब क्या होता है कि जैसे भी जैविक व अजैविक घटकों का वातावरण के साथ जो संबंध होता है उसे क्या बोला जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र बोला जाता है। उसका भी कहीं ना कहीं रोल है। बहुत सारा नुकसान भी हुआ है जब से दो पेस्टिसाइड वगैरह ये सब डाल रहे हैं, तो ना, तो उन्होंने कहा कि पुरानी चीज़ों थी उसके साथ साथ कुछ नई चीज़ें भी ऐड करो। जो पुराने आपके पास सोर्स से उनको साथ साथ कुछ नई चीज़ें ऐड करके आप क्या कर सकते हो, खेती को बढ़ा सकते हो, अपने उपज को बढ़ा सकते हो। ये भी इसकी बात इसके अंदर समावेश की गई है। 60 के दशक में हरित क्रांति के सूत्रपात के बाद नई किस्मों तथा नवीन, देखो भाई अब बात उन्होंने एक और ही बोल दी, हरित क्रांति। अब भारत के अंदर जो हरित क्रांति आई थी, ठीक है, भारत के अंदर जो हरित क्रांति आई थी, अब हरित क्रांति क्या चीज थी, हरित क्रांति। अब क्रांति का मतलब क्या होता है, एकदम से क्रांति होना, एकदम से किसी चीज के अंदर बढ़ाव आना। तो वो बढ़ाव कैसे आया, हरित क्रांति 60 के दशक के बाद, यानी लगभग 1963 से 1964 के आसपास आई थी। इस हरित क्रांति में क्या ऐसा किया गया कि भारत की जनसंख्या बढ़ती गई, भारत की जनसंख्या बढ़ती गई तो उसमें खाद्यान्न क्या होगा, बहुत ज़्यादा कम हो गया। जब खाद्यान्न कम हो गया तो उसकी पूर्ति करनी थी, उत्पादन लिमिटेड था, उत्पादन क्या था, लिमिटेड था, तो उसको बढ़ाना था। उसको बढ़ाने के लिए एक क्रांति लाई गई है ना। उसमें ऐसा क्या किया गया ना, क्या ऐसा किया कि जिसकी वजह से फसल उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। तो उन्होंने किया क्या था, देखो भी हम बोला कि हरित क्रांति में क्या किया गया 60 के दशक के बाद, यानी 62, 63, 64 तक 65 तक ये चलता रहा था। इसमें देखो क्या किया गया था कि बाद नई किस्मों तथा नवीन सिंचाई उर्वरक व पौध संरक्षण प्रबंधन का युग प्रारंभ हुआ, जिससे सस्य विज्ञान की महती भूमिका रही, है ना। कालांतर में जलवायु परिवर्तन में बिगड़े मृदा स्वास्थ्य के प्रसंग में फसल व मृदा प्रबंधन में बदलाव की आवश्यकता महसूस की गई। इसी संदर्भ में सस्य विज्ञान विषय का अहम योगदान रेखांकित हुआ। अब देखो इसने क्या बात कही है, ठीक है, कि जो हरित क्रांति आई थी, हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था, हरित क्रांति का उद्देश्य था कि उत्पादन को बढ़ावा दो। क्या करना, अपने को उत्पादन को बढ़ाना है, बढ़ावा देना, है ना। बढ़ावा किसको देना, अपने उत्पादन को बढ़ाना है। तो उन्होंने क्या किया, एक तो नई किस्में विकसित कर दी, ज़्यादा उत्पादन वाली कर दी, सिंचाई के नए नए सोर्स ला दिए, और सबसे बड़ा रोल रहा था किसका, उर्वरक तथा पौध संरक्षण का। किसका रहा था, उर्वरक तथा पौध संरक्षण का एक बड़ा रोल रहा था इसके अंदर। तो क्या किया गया, पहले क्या करते थे, नॉर्मल खाद वगैरह डाल देते थे, जैसे
जैसे दो चीजें होती है, एक तो होती है खाद और एक होता है उर्वरक। ठीक है, अगर आप अपने लेवल से समझे, गांवों से बिलोंग करने वाले बच्चे खाद को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, खाद को बहुत अच्छे से समझाएंगे। कैसे कि खाद का मतलब क्या होता है, एक कार्बनिक पदार्थ, जैसे FYM हो गया, अपने गोबर की खाद होगी, केंचुए की खाद होगी, है ना, जो कैसे होती है, कार्बनिक नेचर की होती है। वो क्या करती है, ज़्यादा मात्रा में डाला जाता है उसको, परंतु वो क्या करते हैं, कम पोषक तत्व उसके अंदर होते हैं। तो पौधे को लाभ तो होता है, परंतु धीरे धीरे लाभ होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछा गया था इसी उर्वरक से रिलेटेड कि जो FYM होते हैं ना, फार्म यार्ड मन्यूर होती है जो, या फिर अपने क्या बोलते हैं इसको, गोबर की खाद बोलते हैं, तो ये कितने समय तक खेत में डालने पर, कितने समय तक इसका असर पड़ा रहता, तो 3 साल तक। ठीक है, तो पहले ये डाली जाती थी इतना, उसके बाद क्या है, उर्वरक बनाए गए, उर्वरकों का समावेश किया गया, जैसे यूरिया सबसे ज़्यादा यूज करे जा रहे हैं आज के टाइम में ना, यूरिया हो गया, इसके अलावा अदर फट हो गए, जैसे म्यूरेट ऑफ पोटास, DAP, बहुत सारे मतलब यूज कर दिए गए। ये क्या होते थे, केमिकल थे, केमिकल थे बोले तो इनऑर्गेनिक नेचर के, यानी अकार्बनिक प्रकृति के थे ये। और ये क्या करते थे, कम मात्रा डालते थे और बहुत जल्दी जल्दी पौधे को पोषक तत्व देते थे। इसकी वजह से ग्रोथ जरूर बढ़ी, ग्रोथ जरूर हुई, प्लांट के अंदर उपज वगैरह सब बढ़ना शुरू हुआ। और उसके बाद पौध संरक्षण के लिए क्या किया गया, बहुत सारे कीटनाशक लाए गए। ठीक है, बहुत सारे कीटनाशक लाए गए कीटों को मारने के लिए, ये भी एक प्रकार के रसायन थे। और उसके बाद और क्या युद्ध किए गए, जैसे खरपतवारनाशी। पहले तो खरपतवारनाशी DDT वगैरह ये सब थोड़े बहुत ढाल देते थे ना, उसके बाद ये चल गए काफ़ी ज़्यादा। जैसे आज के टाइम में देखा होगा 2,4-D 1946 के दशक में आया था, बहुत खतरनाक प्रभाव रहा था बड़े चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को। जैसे इन चीज़ों से क्या हुआ भी, खरपतवार तो कंट्रोल हो गए, कीट भी खूब मरने लगे, फसल का बहुत ज़्यादा उत्पादन होने लगा। तो हरित क्रांति के टाइम भारत के अंदर बहुत सारा फसल उत्पादन होने लगा। अब बात आती है कि इस जो हरित क्रांति थी इसे लेके कौन आया। अगर बात करें भारत के अंदर हरित क्रांति के जनक की बात करी जाए, भारत के अंदर जनक कौन सा हरित क्रांति का, तो MS स्वामीनाथन थे। ठीक है, MS स्वामीनाथन भारत के अंदर थे। और अगर विश्व की बात करें, विश्व के अंदर कौन था, नॉर्मन ई बोरलॉग। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत में हरित क्रांति के जन्म MS स्वामीनाथन थे, जबकि विश्व के अंदर कौन थे, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग थे। ठीक है, इन लोगों ने क्या किया था, अभी एक हाई यील्ड वैरायटी, अधिक उत्पादन देने वाली फसलों का, अधिक उत्पादन देने वाली फसलों या वैरायटियों का क्या किया था, उत्पादन किया था, उनका विकास किया था। इसकी वजह से बहुत सारा प्रोडक्शन बढ़ा। परंतु एक चीज जरूर यहाँ पे सामने आई कि जलवायु परिवर्तन, मृदा स्वास्थ्य के, ये इस वजह से काफी ज्यादा फर्क पड़ा। जैसे मान के चलो अपने वातावरण पे बहुत ज्यादा इसका इफेक्ट आने लगा, मृदा बहुत सारी खराब होने लगी ज़्यादा पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड डालने से। तो ये इसका एक नेगेटिव इफेक्ट भी आया। ये इसकी एक नेगेटिव इफेक्ट भी आया कि पॉजिटिव इफेक्ट क्या था कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा। भारत के अंदर जितनी भी जनसंख्या थी उनको प्राप्त क्या धान वगैरह सब चीज़ें मिलने लग गई है ना। उसके बाद देखो आगे ये क्या कह रहा है कि उसके बाद क्या था, प्रबंधन की जरूरत पड़ी भी, ऐसा काम किया जाए। ठीक है, कालांतर में उसने बोला कि मृदा में बदलाव की आवश्यकता महसूस की गई है ना, ऐसा काम किया गया जाए जिससे मतलब फसल भी अच्छी उत्पादित हो जाए और वातावरण तथा मृदा को कोई नुकसान ना हो। इसी संदर्भ में सस्य विज्ञान के विषय का अहम योगदान रेखांकित हुआ। सस्य विज्ञान द्वारा कृषण, उन्नत बीज, खाद व उर्वरक, सिंचाई व खरपतवार प्रबंधन, फसल संरक्षण, कटाई, गहाई, भंडारण व प्रक्रम जैसे जटिल विषयों का समावेश करना केवल खाद्य सुरक्षा प्राप्ति की जा सकती है, अपितु अधिक उत्पादन कर आय का टिकाऊ स्रोत बनाया जा सकता है। ठीक है, इन्होंने ये कहा कि अगर क्या किया जाए, अच्छी कृषि क्रियाएं की जाए, अच्छे बीज विकसित किए जाए, खाद और उर्वरक का यूज किया जाए, सिंचाई व खरपतवार प्रबंधन अच्छे से किया जाए, फसलों का संरक्षण यानी कीटों से अच्छे से किया जाए, गहाई गहराई जैसे कटाई होगी, कटाई अच्छे से हो, थ्रेसिंग जो मैंने अभी गहाई बताया था, गहाई का मतलब होता है बीज तथा स्ट्रो को अलग अलग करना, भंडारण यानी काफ़ी समय के लिए अपने भंडारित करके अनाजों को रखते हैं ना भंडार गृह के अंदर,
जैसे जटिल विषयों का समावेश करके क्या कर रहा है, ना केवल खाद्य सुरक्षा प्राप्त की जा सकती है, ये बोले कि ओनली ये नहीं भी खाद्य सुरक्षा प्राप्त की जा सकती है भी कि अपने जो फार्मर्स हैं या लोग हैं उनको सिर्फ खाने के लिए प्रॉपर जगह मिले, उसके साथ साथ क्या होगा, उत्पादन कर आय का टिकाऊ स्रोत भी बनाया जा सकता है भी इसको। इसके साथ साथ भी उत्पादन का एक तो होगा कि लोगों को खूब मिलेगा खाने के लिए, कोई परवाह नहीं होगी, इसके साथ साथ उनका ये भी उद्देश्य रहा भी खाने का तो मिलेगा मिलेगा इसके साथ साथ एक फायदा और भी हो जाएगा कि उससे आय भी मिलेगी, उससे कमाई भी होगी, एक जरिया और बन जाएगा किसान के पास। ठीक है, तो ये भी एक कार्य यहाँ पे एक एडवांटेज रहा इसका। और उसके बाद क्या, साथ ही कृषि के माध्यम से, आगे क्या कह रहे हो, साथ ही कृषि के माध्यम से उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चितता के साथ साथ रोजगार के अवसरों को भी बढ़ाया जा सकता है ना। तो कोई बड़े बड़े उद्योग हैं, वहाँ पे क्या कर रहे हो आप, कच्चा माल प्रोवाइड करा रहे हो। ठीक है, जैसे कपास बेच रहे हो तो कपास क्या कच्चा माल है, किसके लिए, जो वस्त्र उद्योग है उसके लिए ना। तो सरसों भी बेच रहे, आगे तेल बन रहे हैं बहुत सारे, तो ये एक प्रकार का कच्चा माल आप उद्योगों को भेज रहे हो, एक तो वो फायदा हो गया, और उद्योगों में काम करने वाले लोगों को क्या मिल रहा है, वहाँ पे रोजगार के अवसर भी बढ़ाए जा सकते हैं। तो ये क्या रहे थे सारे के सारे सस्य विज्ञान के क्या रहे, महत्वपूर्ण तथ्य रहे, या फिर क्या कह सकते हैं एक प्रकार के इंपोर्टेंस रहे। अंत सस्य विज्ञान के निम्न क्षेत्र निर्धारित किए जा सकते हैं, कौन कौन से क्षेत्र में इनका योगदान है। तो देखो भी कौन कौन से क्षेत्र में सस्य विज्ञान का योगदान है। तो सबसे पहले अगर अपने बात कृषि उत्पादन में, नियोजन में, नियोजन का मतलब होता है कि प्लानिंग करना या फिर किसी रिसर्च क्षेत्र में जाना, आपको ये सोचना भी किस तरह आपको प्रोडक्शन को बढ़ाए, है ना। इसके अलावा व्यवसाय में, उद्योगों में, तो सबसे पहले आ जाता है कृषि उत्पादन में। तो जब बात आ जाती है कृषि उत्पादन की, तो कृषि उत्पादन में देखो भाई क्या होता है, फसलों उत्पादन कृषि का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। देखिए भी फसलों का उत्पादन करना, वैसे कृषि का मतलब फसलों का उत्पादन करना नहीं होता है अकेला, अगर आप फलों का उत्पादन, फूलों का उत्पादन और इसके साथ पशुपालन भी कर रहे हो तो ये सारी चीजें ही कृषि के अंदर आती है। परंतु सबसे अहम क्या है, सबसे अहम मुद्दा किसको लेके चले हैं यहाँ पे, फसलों उत्पादन को। कारण है इसके पीछे क्योंकि भारत की लगभग 70% जनसंख्या किस पे डिपेंड है, कृषि पे, वो भी किसके लिए, खाद्यान्न के रूप में, है ना। किसी भी राष्ट्र की प्रगति का प्रथम सूचक वहां का खाद्यान्न उत्पादन, उत्पादकता एवं खाद्य सुरक्षा है। ठीक है, भी किसी भी कोई भी राष्ट्र कब सबसे ज्यादा तरक्की करेगा, कब उसको प्रथम क्या देखा जाए सूचकांक कि वहां का खाद्यान्न उत्पादन क्या है। कहीं वहां बाहर से खरीद के कर्जदार तो नहीं हो रहा, वो अपने आप उत्पादित कर रहा है। जैसे सबसे धनी कौन होते हैं, मैं मानता हूं पौधों को, वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, किसी के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते। ठीक है, उसी प्रकार क्या कहता है कि किसी भी खाद्यान्न उत्पादन, उत्पादकता एवं खाद्य सुरक्षा, देखो भी ये कहना, एक दो चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिली, एक तो उत्पादन, एक होती है उत्पादकता। जब आप उत्पादन की बात करते हो तो ये निकलती है प्रति हेक्टेयर के रूप में, प्रति हेक्टेयर। किसी भी क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर, एक हेक्टेयर में कितनी उत्पादन हो रहा है उसे बोला जाता है उत्पादन। जैसे 10 किलो या फिर 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, इस समय चने कितने हो रहे हैं, 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो रहे हैं। परंतु आपके पूछा जाए भी ये गंगानगर के अंदर टोटल 400 मिलियन टन गेहूं उत्पादित हो रहा है, तो ये क्या रहेगी, उत्पादकता। उत्पादकता किसी क्षेत्र विशेष की निकाली जाती है, किसी पूरे क्षेत्र की निकाली जाती है ना। और जबकि उत्पादन क्या निकाला जाता है, किसी एक हेक्टेयर, एक पर्टिकुलर एक क्षेत्र इकाई का निकाला जाता है, और एक बहुत बड़े एरिया का कुल उत्पादन क्या कहलाता है, उसकी उत्पादकता कहलाती है। और जो आपने उत्पादन किया उसकी खाद्य सुरक्षा कैसी है, आपके पास भंडारण कैसे है, आपने उसको कितने टाइम तक सुरक्षित करके रख रखा, ये सारी चीजें इसमें डिस्कस की जाती है। अब आगे की बात देखो भी ये क्या कहना चाह रहा है कि विभिन्न फसलों की खेती में शस्य क्रियाओं का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। फिर कोई भी फसल की आप खेती करें उसमें शस्य क्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। शस्य क्रिया तो होगी, बीज लाना, बीज को बोना, कैसे बोना है, कब पानी देना है, कब रे देनी है, कब स्प्रे देनी है, कौन सा कीटनाशक कब कब क्या क्या डालना है। जैसे देखो खेत की तैयारी
खेत की उन किस्मों का चुनाव, बुआई कब कर रहे हो, पोषक तत्व प्रबंधन कैसे कर रहे हो, खरपतवार कैसे रोक रहे हो, सिंचाई प्रबंधन कैसे कर रहे हो, पौध का संरक्षण यानी उसको कीड़ों मकोड़ों से, कटाई कब कर रहे हो, गहाई कैसे कर रहे हो, भंडारण जैसे महत्वपूर्ण कार्य का उत्पादन उचित तरीके से करना ही सस्य विज्ञान की सीमा में आते हैं ना। दूसरे शब्दों में उचित सस्य प्रबंधन ही फसल उत्पादन का आधार है। क्या बोला जाता है? उचित सस्य प्रबंधन ही। उचित सस्य प्रबंधन में देखो ये सारी चीजें आ जाएगी, एक बीज से लेके लास्ट में कटाई से लेके लास्ट में बेचने तक, ठीक है। वो क्या जाएगा? सस्य प्रबंधन फसलों उत्पादन का आधार। अगर सस्य प्रबंधन बहुत अच्छे से कर दिया तो फसलों का उत्पादन तो होना ही है ना, कहाँ दिक्कत है। अनेक प्रयोगों के सारांश को संयोजते हुए प्रत्येक फसल की क्षेत्रवार अथवा जलवायु के अनुसार उन्नत कृषि विधियां तैयार कर फसल उत्पादन को वैज्ञानिक आयाम दिया गया है। राष्ट्र की बढ़ती जनसंख्या के अनुरूप खाद्यान्न उत्पत्ति करके ही खाद्य सुरक्षा का लक्ष्य साधा जा सकता है। अविकसित देशों में किसान फसल जीवन निर्वाह के लिए उगाते हैं ना, जैसे जो प्रगतिशील या फिर अपने अविकसित देश हैं अभी ना, जो अभी तक विकसित नहीं हुए हैं, बहुत अच्छे उनके पास सोर्स नहीं है, वहाँ पे सिर्फ किसान क्या करता है? खेती सिर्फ अपने जीवन निर्वाह के लिए ही करता है। वे अपनी दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु या भोजन के लिए अन्न प्राप्त करने के लिए खेती करते हैं। जबकि विकासशील देश है जैसे भारत, जो विकास कर रहे कंटिन्यू देशों में, कुछ किसान अधिकतम मुनाफे के उद्देश्य से तथा कुछ किसान जीवन निर्वाह के लिए फसल उत्पादन करते हैं। दो बातें करी है इसने। क्या है? विकसित देशों में किसान सिर्फ फसल उत्पादन करता है अपने जीवन को चलाने के लिए, जबकि विकासशील देशों में क्या होता है? जो धीरे धीरे रोज विकास करते हैं, आज कुछ है आज कल कुछ और पाया, धीरे धीरे प्रगति की ओर जो जा रहे हैं, उनमें क्या चीज़ हो रही है कि उनमें एक चीज़ देखने को मिली है कि वहाँ पे किसान अधिक से अधिक आय प्राप्ति के लिए कृषि करता है कि मेरा पैसा बढ़े, मेरे पास आय ज़्यादा आए है ना। और इसके साथ साथ कुछ किसान या वहाँ पे जो छोटे किसान है ना, स्मॉल फार्मर्स हैं, वो अपना जीवन निर्वाह के लिए कुछ क्षेत्र में फसल बो के अपने घर के लिए रख लेते हैं, फिर भी उनको बाहर पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता। तो ये था फसलों उत्पादन के अंदर ना। दूसरी बात देखो भी आगे अगर अपने बढ़ते हैं, तो नियोजन में हमारे राष्ट्र वर्तमान में अनेक कृषि विश्वविद्यालय कृषि शिक्षा शोध व प्रसार में रत है। यहाँ से जिस मानव संसाधन को विकसित किया जा सकता है उन्हें अनेक प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। जैसे कि देखो भाई ये क्या कह रहा, आप भी कृषि में होता कि बीएससी करोगे, एमएससी करोगे, फिर पीएचडी करोगे, है ना, फिर डॉक्टर बनोगे, अलग अलग काम करोगे, नई नई खोजें करोगे, नई नई वैरायटियां बनाओगे। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि विश्वविद्यालय कृषि शिक्षा विश्वविद्यालय शोध व प्रसार भी आपने क्या किया? शोध किया, रिसर्च किया। क्या किया आपने? रिसर्च किया और बाद में प्रसार उसको पूरे किसानों तक पहुंचाया आपने कि ये नई वैरायटी आई है, ये नई किस्म आई है, इसका ये फायदा है। ये क्या हो गया? प्रसार। ये नई किस्म आपने बनाई है, ये क्या हो गया? एक प्रकार का शोध। ठीक है। यहां से जिस मानव संसाधन को विकसित किया जा रहा है उन्हें अनेक प्रकार के रोजगारों के अवसर प्राप्त होते हैं। ठीक है, उन्हें बहुत सारे रोजगार मिल रहे हैं, जैसे कृषि में शिक्षण, अनुसंधान या प्रसार कार्य हेतु। ठीक है, कृषि में आपने क्या करना है? शिक्षा देनी है, वहां पे अनुसंधान करने, अनुसंधान के बाद उनको क्या करना? आगे प्रसारित करना है। बैंक में कृषि सलाहकार, कृषि अधिकारी हेतु। देखो भाई जो बंदे ये कह रहा है कि एग्रीकल्चर से पास हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं आगे जाके ना? क्या कर सकते हैं? शिक्षा दे सकते हैं, अनुसंधान कर सकते हैं, अनुसंधान के बाद वहाँ प्रसार कर सकते हैं, वो बता सकते हैं भी क्या क्या हो रहा है ना। उसके बाद अगर अपने बात करें, देखो भाई उर्वरक कंपनियों जैसे इफ्को, आपने गट्टों जो कट्टे आते हैं ना यूरिया वगैरह के, उसमें देखना क्रिप्को आदि में सस्य विज्ञान हेतु है ना। क्या करोगे अगर आप एग्रीकल्चर से पास आउट हो तो आप क्या कर सकते हो? इफ्को, क्रिप्को आदि जो कंपनियां हैं उसके अंदर आप काम कर सकते हो, आपको रोजगार मिलेगा। बैंक में कृषि सलाहकार, जैसे है ना एफटी लगाते हैं जो लोग मतलब आपने केसीसी वगैरह, किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह भी, लोन वगैरह उसकी सलाह देते हैं, वो वहाँ पे बैंक कर्मचारी बन सकते हो आप। सुपरवाइजर, इसके अलावा डबल एओ, फिर जैसे कृषि अधिकारी, जैसे अपने एओ बोलते हैं एग्रीकल्चर ऑफिसर, ये बन के भी रोजगार के बहुत बड़े संसाधन हैं। निंदानाशी रसायन बनाने वाली कंपनियों में आप
जा सकते हो कीटनाशी वगैरह में। अपोध कृषि हेतु हार्मोन्स, ऑक्सीजन या कृषि में काम आने वाले पदार्थ रसायन बनाने वाली कंपनियों में ना, खेती में कीटनाशक वगैरह, मतलब ये सारे के सारे आपके पास क्या है, रोजगार है कि अगर आप एक कृषि से पास आउट स्टूडेंट हो तो आप क्या क्या काम कर सकते हैं, आपके क्या क्या स्कोप है। ये तो बहुत लिमिटेड बताए हैं, इससे भी ज़्यादा है बहुत सारे। व्यवसाय में आप क्या कर सकते हो, अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो तो व्यवसाय में कृषि, एक कृषि स्नातक जिसे सस्य विज्ञान की सिद्धि प्राप्त है, मतलब इसका कहने का मतलब है कि एक बंदा है कृषि स्नातक, यानी जिसने बीएससी एग्रीकल्चर कर रखी है, ये बात ये बता रहा है ना, जिसको क्या है सस्य विज्ञान सिद्धि, कृषि जनित व्यवसाय में एक सफल व्यक्ति साबित हो सकता है। वो कृषि अगर उसने अपना खुद का व्यवसाय खेला है, जैसे वो साइंटिफिक तरीके से, अपन भी खेती करते हैं, अपने माँ बाप भी करते हैं, अपने पापा भी खेती करते हैं, अगर अपन कृषि है, वैज्ञानिक खुद अपने कृषि के बारे में किताबों में पढ़ के आए हैं, उसके बाद अपन अपने वैज्ञानिक तरीके से बहुत अच्छी खेती कर सकते हैं। ठीक है, ये बात कर रहा है। कृषि में जुड़े कुछ व्यवसाय जहाँ सस्य विज्ञान अहम योगदान देता है, उस बोलता है कि कौन कौन से ऐसी कंपनी व्यवसाय हैं, प्राइवेट सेक्टर है, जहाँ पे क्या होता है कि एक अच्छा पैसा कमा सकता है एक कृषि से रिलेटेड बंदा है, बीएससी एग्रीकल्चर का बंदा ना, एग्रो इंडस्ट्री खुद की खोल सकता है, खाद बीज एवं कृषि दवाओं यंत्रों आदि का व्यापार कर सकता है। आप खाद खुद भी बना सकते हो, बीज खुद भी बना सके, कृषि दवाओं को आप बेच सकते हो, यंत्रों को बना के बेच सकते हो। जैसे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की अगर आपने पढ़ाई करी है तो बीएससी में एक टॉपिक चलता है ना, आप क्या कर सकते हो, कंबाइन बना सकते हो, रिपर्स बना सकते हो, बहुत सारी चीज, कृषि पैदावार का लेन देन, यानी व्यापार के बारे में भी आपको अच्छी जानकारी हो जाती है कि कैसे कृषि का व्यापार करना है, फसलों को कब किस टाइम पे कैसे खरीद के आप मुनाफा कमा सकते हो। ठीक है, ये तो आई इसकी इंपॉर्टेंस की बात। अगली बात ये कह रहा है कि उद्योग में, भारत में कौन कौन से उद्योग है ना, तो उद्योग की बात पहले कह रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था के 3 स्तंभ है। ये कहने का मतलब है कि भारत अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हुआ कि भारत के अंदर अर्थव्यवस्था क्या है, भारत के अंदर जितनी भी इनकम भारत के अंदर हो रही है, जितना भी पैसा भारत के पास आ रहा है, उसके 3 मेन चीजें हैं, उसके 3 मेन स्तंभ है। कौन कौन से हैं, एक तो खेती, दूसरा व्यापार करना, और तीसरा हो गए बड़े बड़े उद्योग। ये 3 मुख्य है। ऐसे कई उद्योग हैं जिनमें कच्चे माल की आपूर्ति कृषि उत्पादन से संभव है। अन्य शब्दों में सस्य विज्ञान ज्ञान पर आधारित फसलों उत्पादन उद्योग जगत का पूरक है। ऐसे कुछ उद्योग निम्नानुसार है। ठीक है भाई, बहुत सारे आप बड़े बड़े उद्योग को, जैसे कपड़ा उद्योग हो गया, शुगर मिल हो गया, बहुत बड़ा उद्योग है, उसके आप क्या कर सकते हो, खेती के थ्रू बहुत सारी चीजें दे सकते हो। गन्ना आप उत्पादित कर रहे हो तो कच्चा माल दे रहे हो ना, जहाँ पे आप क्या बन रहा है आगे जाके, अल्कोहल हो रहा है, चीनी प्रोडक्शन हो रहा है, चुकंदर का आप प्रोडक्शन करें, तो आप खेती करके कच्चा माल बड़े बड़े उद्योगों को दे सकते हो, जिससे क्या होगा, आपको तो इनकम मिलेगी मिलेगी, उसके बाद उद्योगों के अंदर काम करने वाले लोगों को भी बहुत सारा रोजगार मिलेगा, और एक देश की आय भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। अगर यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा था, आप बाहर बेच रहे हो, बाहर बहुत सारी चीज़ें जा रही है, तो ये भी एक प्रकार की बात इसके अंदर इंक्लूड होती है। आगे देखो भी, अब किस किस उद्योग में, डेयरी उद्योग में चारे की फसलें आप भेज सकते हो ना, डेयरी उद्योग में चारे की फसलें आप भेज सकते हो। इसके अलावा गुड़ शक्कर उद्योग के लिए गन्ना चुकंदर आप फसलें बो सकते हो। वस्त्र उद्योग के लिए कपास आपके पास, बीड़ी सिगरेट उद्योग के लिए आप क्या तंबाकू उत्पादित कर सकते हो। दवाओं के लिए औषधीय पौधे उगा सकते हो। जैसे औषधीय पौधे कौन कौन से आ जाते हैं, आपने देखा होगा, अश्वगंधा, अश्वगंधा हो गया, बहुत सारी इलायची वगैरह, जैसे बहुत सारे आप उगा सकते। मसाला उद्योग में जीरा धनिया हल्दी वगैरह, मिर्च अजवाइन उगा सकते हो। फसल उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले साधनों के लिए भी उद्योग है। जैसे देखो भी, फसल उत्पादन के लिए बहुत सारे उद्योग हैं। किस किस का प्रयोग, खाद उर्वरक उद्योग, बीज का, पौध संरक्षण में रसायन यानी दवाइयाँ, पौध वृद्धि कारक जैसे रसायन बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे वृद्धि होती है फसलों की, IAA नाम सुना होगा, ऑक्सीजन नाम सुना होगा, साइटोकाइन जिब्रेलिन, ऐसे रसायनों की बात कर रहा है। कीटनाशी रसायन, सिंचाई के साधन, यंत्र निर्माण में, कृषि में प्रयोग होने वाले यंत्र औजार आदि के उद्योगों में भी आप क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका पहला लेक्चर की पहली जो यूनिट थी वो क्या हुई, कंप्लीट हुई, जिसमें इंपॉर्टेंस इसने बताया था। आगे अपने पढ़ेंगे, देखो भाई
अब थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज आई इस पे देखना, दो चीजें दी है इसने, मृदा उत्पादकता तथा उर्वरकता ना, इसमें अंदर क्या मेन डिफरेंस है, बड़ी ही अच्छी लाइन दी है इसने, मृदा उर्वरकता तथा उत्पादकता में क्या डिफरेंस है। मैं दो चीजें बताता हूं आपको, नोट कर लेना है इसको भी बहुत अच्छे से। मृदा उर्वरता और उत्पादकता में मेन डिफरेंस क्या है, ये क्या है, मृदा की एक जन्मजात शक्ति है, इस बात को कभी मत भूलना, इस बात को आप कभी मत भूलना कि मृदा उर्वरता क्या है, एक जन्मजात शक्ति है। मृदा की जन्मजात शक्ति बोल दो या फिर क्षमता बोल दो, यानी जब से मृदा बनी है तब से अंदर उसकी एक क्षमता है। क्या क्षमता है, पौधे को उचित मात्रा में पोषक तत्व, उसी देखो पौधे को उचित मात्रा में पोषक तत्व प्रदान करने की क्षमता क्या कहलाती है, उर्वरता। क्या कहलाती है, उर्वरता। और प्रति हेक्टर कितने क्विंटल, किसी एक क्षेत्र में कितने किलो कितने क्विंटल उत्पादन हुआ, वो क्षमता क्या कहलाती है, उत्पादकता। तो ये दो चीजें आपको पढ़नी है, मृदा उर्वरकता तथा उत्पादकता में क्या मेन डिफरेंस है। ठीक है, अभी प्रति हेक्टर जैसे आपको मैं समझाऊं तो इस चीज को जब आप पढ़ोगे तो दो चीजें आपको देखने क्या लिए आएगी। मृदा उर्वरकता का मतलब क्या है, यहाँ पे मृदा उर्वरकता का मतलब देखो यहाँ पे क्या है, मृदा की वह जन्मजात शक्ति, मृदा की वह जन्मजात शक्ति जो उसको क्या है, जन्म से जैसे मृदा का निर्माण हुआ है, जन्मजात शक्ति। ठीक है, तो दो बातें आप लिख सकते हो कि मृदा उर्वरकता क्या है, मृदा की जन्मजात शक्ति है, यह वह शक्ति है, यानी मृदा की पौधे को पोषक तत्व उचित मात्रा तथा अनुपात में प्रदान करने की क्षमता, पौधे को उचित मात्रा तथा अनुपात में पोषक तत्व प्रदान करने की क्षमता क्या कहलाती है, मृदा उर्वरता। जबकि उत्पादकता का मतलब यहाँ पे कि प्रति हेक्टर कितने क्विंटल पैदा हुई, उसे क्या बोला जाता है, मृदा उत्पादकता बोला जाता है। ठीक है, आगे देखो जैसे इसमें लिखा है, पादप वृद्धि के लिए अनुकूल दशाओं में मृदा द्वारा आवश्यक पोषक तत्वों को प्राप्य रूप उचित मात्रा तथा उपयुक्त संतुलन में प्रदान करने की क्षमता मृदा उर्वरकता कहलाती है। बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन के अलावा आप इतनी सी याद रखना कि मृदा उर्वरकता एक मृदा की जन्मजात शक्ति है। यह कौन सी शक्ति है भाई, पौधों को उचित मात्रा तथा अनुपात में पोषक तत्व प्रदान करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, मृदा उर्वरकता कहलाती है। ठीक है, उपजाऊ भूमि के लिए आवश्यक पोषक तत्वों के साथ साथ भूमि की भौतिक दशा, जल वायु का अनुपात, जीवाणुओं की क्रियाशीलता तथा उपजाऊ तापक्रम का होना भी आवश्यक है ना। पोषक तत्वों के अलावा क्या होना चाहिए, मृदा की भौतिक दशा, भौतिक दशा का मतलब आप उसको देख सको, उठा के देख सको ना, मृदा की भौतिक दशा भी, मृदा बुरबुरी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ऐसे स्ट्रोंग या फिर ऐसे बहुत ज़्यादा टाइट मृदा नहीं होनी चाहिए जिससे पानी भी नीचे ना जाए, उसमें जीवाणु भी होने चाहिए, उसमें जल व वायु ऊपर नीचे आना चाहिए, अच्छे से अनुपात होना चाहिए उनका ना। सामान्यतः उपजाऊ मृदाएं उत्पादक होनी चाहिए, किंतु यह तथ्य सभी दशाओं में सत्य नहीं है। ये कहता है कि सामान्यतः क्या होनी चाहिए, उपजाऊ मृदा क्या होनी चाहिए, उत्पादक होनी चाहिए। ये कहता है कि ये सारी की सारी जो उपजाऊ और उर्वरक मृदा क्या होनी चाहिए, उत्पादक होनी चाहिए। इसकी बात राइट है कि जहाँ पे सब चीज़ें सही है वहाँ पे उत्पादन बहुत होना चाहिए, पर ये कई बार चीज़ें क्या हो जाती है, गलत साबित हो जाती है। कब, देखो भी कब हो जाती है, मौसम की प्रतिकूल दशाओं जैसे कि ओले, पाला, तूफान तथा बीमारी आदि द्वारा फसल नष्ट हो जाए तो भूमि उपजाऊ होते हुए भी उत्पादक नहीं हो पाएगी। एक लाइन को नोट कर लेना, सभी उर्वरक मृदाएं उत्पादक नहीं होती। क्यों भाई, क्योंकि कभी भी पाला पड़ सकता है, कोई भी प्राकृतिक आपदा आ सकती है, तो भले कितना भी उस पोषक तत्व है कुछ भी है, फसलें क्या हो जाएगी, खराब।
तो वो उत्पादन नहीं दे पाएगी। परंतु जिस फसल ने उत्पादन दे दिया बहुत अच्छा, वो हमेशा क्या है, उपजाऊ। तो कह सकते हैं सभी उर्वरक मृदाएं उत्पादक नहीं होती, परंतु सभी उत्पादक मृदाएं उर्वरक हो सकती है। इस बात को कान खोल के याद रख लेना भाई। आगे बढ़ते हैं। अब कहता है मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से कारक है जो मृदा को प्रभावित करेंगे, उसकी उर्वर क्षमता को प्रभावित करेंगे, उसके पौधे को पोषक तत्व देने की क्षमता को प्रभावित करेंगे। कौन से हैं भाई, प्राकृतिक कारक। ये वे कारक है जो पहला कौन सा है, प्राकृतिक कारक कौन से आते हैं, कौन से वे कारक जो मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं, ये है निम्न प्रकार। जैसे पैतृक पदार्थ। पैतृक पदार्थ का मतलब पहले क्या थी, बड़ी बड़ी चट्टानें थी, ठीक है। इन चट्टानों को टूट के क्या बना, रिगोसोल, और इन रिगोसोल का आगे फिर बहुत सारे मृदा निर्माणकारी कारक आए, इन्होंने यहाँ पे अच्छे से इनका डीकम्पोजिशन अपघटन किया, फिर जाके किसका निर्माण हुआ, मृदा का, ठीक है। तो मृदा का निर्माण किससे होता है, चट्टानों से। तो ये पता है कि इसके पैतृक पदार्थ कौन हुए, चट्टानें हुई। अब चट्टानों के अंदर जिस तरह के खनिज लवण है या इसके अंदर किस तरह के पेड़ पौधे इसके अंदर मिक्स हुए हैं, वही डिपेंड करेंगे। अगर ये कैसा है, जैसा बाप होगा, जैसे बच्चे माँ बाप जिस तरह से इसको तैयार करेंगे बेटा वैसा ही बनेगा ना। तो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है मृदा उर्वरकता की वो बनी किससे, उसके पैतृक पदार्थ कैसे हैं, है ना। तो अब देखें भी पैतृक पदार्थ की जब बात आती है तो मृदा की उर्वरता पैतृक पदार्थ पर निर्भर करती है। यह पैतृक पदार्थ में पौधों के पोषक तत्व अधिक हैं तो उनसे निर्मित मृदाएं प्राप्य उपजाऊ होती है। ये कहता है यदि पैतृक पदार्थ में पोषक तत्वों की मृदा अधिक है ना, क्या कह रहा है भी, यदि पैतृक पदार्थ में पोषक तत्वों की अधिकता है तो नॉर्मल सी बात है बनने वाली जो मृदाएं होगी वो क्या होगी, उपजाऊ होगी। अम्लीय आग्नेय चट्टानों और बालू पत्थर के अवशय द्वारा बलुई मृदा का निर्माण होता है। देखो भी क्या होता है, धरती पर जैसे ये अपने क्या है, धरती है, यहाँ पे क्या हुआ, ज्वालामुखी फटा। कौन फटेगा, ज्वालामुखी। जैसे ज्वालामुखी फटेगा तो यहाँ पे क्या निकलेगा, लावा। क्या निकला अभी, लावा। अब ये लावा यहाँ पे ठंडा होके जम गया, ठीक है। ज्वालामुखी के फटने से, लावा के जमने से बनने वाली चट्टानें क्या कहलाती है, आग्नेय, जो कैसी होती है, अम्लीय, ठीक है। अगर इन चट्टानों के टूटने से जिन मृदाओं का निर्माण होता है, ये कहता है अम्लीय चट्टानों और आग्नेय चट्टानों के टूटने से हमेशा बलुई मृदाओं का निर्माण होता है, रेतीली मृदाओं का निर्माण होता है। इसमें क्षार की मात्रा कम पाई जाती है क्योंकि जिसमें अम्ल ज़्यादा उसमें क्षार कम, और जिसमें क्षार ज़्यादा उसमें अम्ल कम। इन मृदाओं की उर्वरता अपेक्षाकृत कम होती है। देखो भी आग्नेय चट्टानों से बनने वाली मृदा होगी अम्लीय, और अम्लीय मृदा हमेशा क्या होगी, कम उपजाऊ होगी, ठीक है। क्षारीय और अवसादी चट्टानों के अवशय से भारी मृदाओं का निर्माण होता है भाई। चट्टानें दूसरी प्रकार की कौन सी होती है, अवसादी चट्टानें होती है, जो प्रकृति में कैसी होती है, क्षारीय होती है, मतलब इनका पीएच कितना होता है, 7 से ज़्यादा, जिसमें क्षार की मात्रा अधिक पाई जाती है और इन मृदाओं में उर्वरकता अधिक होती है। तो दो बातें आपको देखने को मिली, आग्नेय चट्टानों से मृदा किससे बनेगी, एक तो आग्नेय से, आग्नेय अम्लीय चट्टानों से, और दूसरी किससे बनेगी, क्षारीय अवसादी चट्टानों से, ठीक है भाई, क्षारीय अवसादी चट्टानों से। तो दो प्रकार के मृदा को निर्माण पैतृक पदार्थ में पहले कौन सी होगी, आग्नेय चट्टानें। कौन सी होगी, आग्नेय, आग्नेय होगी। और ऐसे आग्नेय और ऐसे ही अम्लीय, ऐसे भी याद रख लेना। आग्नेय व अम्लीय चट्टानों से जो मृदा का निर्माण होगा उन मृदा को कैसी होगी, वो कम उपजाऊ, और जो कैसी होगी, अवसादी चट्टानें होगी। और अवसादी चट्टानें प्रकृति में कैसी होगी, क्षारीय, और इनसे बनने वाली मृदाएं कैसी होगी, उपजाऊ, अधिक उपजाऊ मृदाएं होगी। तो पहली बात तो ये होगी कि प्रकृति पर किसकी पर निर्भर करता है मृदा उर्वरता, उसके द्वारा जिससे वो बनी है। आगे देखो भाई,
दूसरा स्थलाकृति भी, वहाँ पे स्थलाकृति कैसी है, जगह कैसी है, ढालू पहाड़ी क्षेत्रों की मृदाएं अपक्षालन एवं मृदा क्षरण के कारण कम उपजाऊ होती है। निचले भागों की मृदाओं में ऊंचे स्थानों की मृदाओं के पोषक तत्व व कार्बनिक पदार्थ पानी के साथ बहकर एकत्रित हो जाते हैं, इसलिए मृदाएं अधिक उपजाऊ होती है। इस प्रकार पहाड़ी क्षेत्रों व अन्य ऊंचे नीचे स्थानों की मृदा उर्वरता मैदानी समतल भूमि की अपेक्षा कम होती है। सुनो भी, ये कह रहा है कि ये आपके पास क्या थी, ऐसे चट्टानी थी, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो मृदा अपक्षालन हुआ या मृदा क्षरण हुआ, मतलब कट के नीचे की तरफ आ रही है ना, तो अब यहाँ से जैसे नीचे की तरफ आएगी ये, तो यहाँ पे जो नीचे जो मृदाएं होगी ना, यहाँ पे जो मृदाएं बनेंगी वो क्या होगी, अधिक उपजाऊ होगी। वो क्या होगी, अधिक उपजाऊ होगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से चट्टानें कट करके क्या आ रही है नीचे, और यहाँ वाले जो पोषक तत्व वो सब बह बह के कहाँ रहे नीचे। इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों के अलावा समतल क्षेत्रों की मृदाएं जो होगी वहाँ पे पोषक तत्व हमेशा क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, और वो मृदाएं हमेशा अधिक उपजाऊ होगी। मृदा आयु की बात कर रहा है, मृदा आयु की बात कर रहा है, लगभग 800 साल में 1 इंच मृदा क्या होती है, निर्माण होता है ना। तो ये मृदा आयु की बात कर रहा है। तो मृदा आयु के साथ मृदा उर्वरता में कमी आती जाती है। पुरानी मृदा में अधिक अपक्षय, लगातार फसलों के उगाने, मृदा क्षरण, अपक्षालन के कारण इनकी उर्वरता निर्मित मृदाओं से कम हो जाती है नवनिर्मित से। देखो भाई, यहाँ उसने एक पॉइंट कहा है कि जैसे आपके पास ये मृदा थी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया, ये एक पुरानी मृदा थी। ये कैसी थी, पुरानी, पहले से बनी हुई है। और ये आपके पास कौन सी है, नई मृदा है। 2 प्रकार की मृदा है आपके पास, नई और पुरानी मृदाएं हैं, 2 प्रकार की मृदा है आपके पास। अब इस मृदा में क्या हुआ, सबसे पहले पुरानी मृदा अधिक अपक्षय, लगातार फसलों के उगाने, मृदा क्षरण व अपक्षालन, है ना। एक जगह मृदा यहाँ से कट कट के दूसरी जगह चली गई, ये तो क्या होगा, अपर्दन। एक जगह से दूसरी जगह मृदा का जाना पानी व वायु के साथ कहलाता है अपर्दन। यहाँ पे अपने क्या करे, बहुत टाइम से खेती करें तो इसके पोषक तत्वों को भी किसने ऊपर खींच लिया इसने। और अब आ रहा है अपक्षालन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे पानी भरा और पानी नीचे ले गया पोषक तत्वों को घोलकर, ये क्या कहलाता है, अपक्षालन। इस कारण क्या होता है कि इस मृदा की उर्वर क्षमता कम हो जाती है, किससे, नवनिर्मित जो मृदाएं होती है उसकी तुलना में, ठीक है भाई। आगे देखो, जलवायु भी, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अपक्षालन क्रिया द्वारा अधिकांश घुलनशील पोषक तत्व निचले स्तरों में चले जाते हैं, जिससे मृदा की ऊपरी सतह की उर्वरता कम हो जाती है। अब देखो क्या हुआ कि ये एक क्षेत्र था, ठीक है, ये एक एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, बारिश हो रही है। इस बारिश की वजह से क्या हुआ कि मृदा के जो पोषक तत्व गुड़ के कहाँ जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। इसलिए ऊपर की मृदाएं क्या हो जाती है, कम उपजाऊ हो जाती है, ठीक है, कम उपजाऊ हो जाती है, ठीक है, कम उपजाऊ हो जाती है, ये बता। इसी प्रकार कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भूमि के क्षारीय होने का भय रहता है। अधिक तापक्रम मृदा के कार्बनिक पदार्थ का विघटन शीघ्रता एवं सरलता से कर देता है, जिससे इस क्षेत्रों की मृदा उर्वरता कम हो जाती है। अधिक तेजी व शुष्क वायु के कारण भी मृदा क्षरण होता है, जिससे मृदा की उपजाऊ क्षमता घट जाती है। देखो भी, जिस क्षेत्र में क्या है, बारिश क्या हो रही है, कम, ये एक क्षेत्र है, यहाँ क्या पानी, बारिश क्या हो रही है, जो बारिश है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, वर्षा क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। वर्षा कम होने से क्या होगा कि यहाँ पे जो क्षार होंगे वो इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ पे ना क्षार बहुत सारे यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, गुल के नीचे नहीं जाएंगे, इस वजह से इसकी उर्वरता कम हो जाएगी। दूसरा, तापमान अधिक होने से यहाँ जो भी ऑर्गेनिक मैटर होगा कार्बनिक, उसका क्या हो जाएगा, विघटन। जब इसका तेज तेज विघटन हो जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, ये गठन होने के बाद इसकी कमी, उर्वरक की कमी आ जाएगी, ऑर्गेनिक मैटर की कमी आ जाएगी। तो ऑर्गेनिक मैटर जो यहाँ जीव है, छोटे छोटे लाभदायक जीव है फसल के अंदर, वो भी खत्म हो जाएंगे, उनको खाने के लिए ऑर्गेनिक मैटर नहीं मिल रहा, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इसलिए मृदा भी क्या होती है, कम उपजाऊ होती है। अधिक तेज व शुष्क वायु के कारण भी, देखो कोई क्षेत्र है वहाँ पे अधिक तेज और सूखी हवा चलती है, तो वो कह रहे मृदा को यहाँ से उठा उठा के दूसरे क्षेत्र में ले जाती है, इस वजह से भी क्या हो जाती है, मृदा उर्वरकता कम हो जाती है, ठीक है, इस वजह से भी क्या होती है, मृदा उर्वरकता कम हो जाती है। अगला फैक्टर है, इसने क्या बताया कि
मृदा प्रोफाइल की गहराई भी, मृदा प्रोफाइल की गहराई भी डिपेंड करती है इसमें, मृदा प्रोफाइल की गहराई भी डिपेंड करती है। मृदा प्रोफाइल, मृदा के खड़े काट को क्या कहा जाता है? मृदा प्रोफाइल। जैसे आप कोई भी ट्यूबवेल वगैरह खोदते हो तो उसमें देखो पहले आपको जैसे नॉर्मल मिट्टी आ गई, फिर चिकनी मिट्टी आ गई, लाल मिट्टी आ गई, बरेती आ गई, इस तरह शस्त्र बन जाता है ना। इस मृदा के खड़े काट को क्या बोला जाता है? मृदा प्रोफाइल, है ना, प्रोफाइल इसको बोला जाता है, मृदा प्रोफाइल बोला जाता है। मृदा के खड़े काट को मृदा प्रोफाइल कहा जाता है। गहरी मृदा उथली मृदा की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होती है। क्या जो जितने नीचे नीचे जाएंगे इसके उपजाऊपन क्या कह रहा है? ये बढ़ रहा है ना। गहरी मृदाओं में पौधे की जड़ें अधिक गहरी तक जाकर अच्छी प्रकार से फैल जाती है और अधिक मात्रा में जल व पोषक तत्व अवशोषण कर सकती है। नीचे जितनी जड़ें गहरी जाएगी उतना ज़्यादा पोषक तत्व वगैरह पानी वगैरह ऊपर खींच लेती है। उथली मृदा में सूखे की स्थिति में पौधे पानी की कमी महसूस करने लग जाते हैं, जिससे पौधे की वृद्धि उचित रूप से नहीं हो पाती है। देखो ऊपर ही रहेगा तो इतना कि कोई प्लांट यहाँ पे ही है तो यहाँ पे क्या होगा, जल्दी जल्दी तापमान बढ़ेगा, मृदा सूख जाएगी और पौधा भी यहाँ पे मर जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर बढ़े मृदा की भौतिक दशा, मृदा की भौतिक, मृदा दिख कैसी रही है ना, भौतिक दशा का मतलब दिख कैसी रही, भौतिक चीजें जिसको टच करके देख सकते हो। मृदा की भौतिक इस प्रकार से होनी चाहिए कि उसमें पौधे की बढ़वार हो सके तथा वायु व जल संचार पर्याप्त मात्रा में हो सके। देखो कई बार क्या होता है कि अपने पास चिकनी मिट्टी है तो यहाँ पे क्या है ना, जैसे पानी होगा तो यहाँ पे पानी क्या ऐसे खड़ा हो जाता है। ठीक है, जब पानी यहाँ पे खड़ा होता है फिर जड़ों को O2 नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से पौधा मर जाता है। तो मृदा के अंदर वायु व जल का उचित रूप से संचार होना चाहिए। मृदा ऐसी इसकी दशा होनी चाहिए, मृदा भुरभुरी होनी चाहिए, उसके अंदर पोर स्पेस होना चाहिए, मृदा के ऐसे रंध्रावकाश अच्छा होना चाहिए। ये बात ये कहना चाह रहा है। ठीक है, मृदा की भौतिक दशा अच्छी होने पर उसकी जल धारण क्षमता, जीवाणु की क्रियाशीलता, जीवाश्म पदार्थों का सड़न बढ़ जाता है एवं जड़ों का विकास अच्छा होता है। यानी ये कहना चाह रहा है कि अगर मृदा की भौतिक दशा अच्छी है तो वहाँ पे पानी और जल अच्छे से नीचे की तरफ जाएगा, वायु अच्छी होगी, वहाँ पे जीवाणु ज़्यादा क्रियाशील होंगे और पौधे को पोषक तत्व अच्छे से मिलेंगे, जिसकी वजह से पौधा बढ़वार अच्छे से कर पाएगा। इसके अलावा बलुई मृदाओं में रंध्रावकाश बड़े होने से जिसमें जल के साथ पोषक तत्व बड़ी शीघ्रता से नीचे की ओर चले जाते हैं, इस कारण इस मृदाओं की उर्वरता कम हो जाती है। इसके विपरीत बारीक कणों वाली मृदाओं जैसे सिल्ट और क्ले की उर्वरता अधिक होती है। देखो अपने रेतीली मिट्टी देखो बड़े बड़े कण होते हैं ऐसे, ठीक है, और एक आप चिकनी मिट्टी लेना ऐसे ऐसे होते हैं। तो इसमें क्या होता है, रंध्र जो बीच में होते हैं इनका आकार क्या होता है, बड़ा होता है। आकार बड़ा होने के कारण ये पानी को रोकने की क्षमता कम होती है। जब पानी नहीं यहाँ पे रुकता तो पोषक तत्व घोल के नीचे ले जाती है। जब ये नीचे ले जाती है तो यहाँ पोषक तत्व रहते नहीं है, तो पौधे को कुछ मिलता नहीं है, तो कम उपजाऊ होती है। या बारीक मृदा होती है ना, इसके अंदर पास पास होते पानी अच्छे से रुक जाता है, जिसकी वजह से पोषक तत्व नीचे नहीं जाते। तो ये भी एक अच्छा फैक्टर है इसके लिए, जिसे अपने क्ले या बलुई मृदा बोलते हैं, नॉर्मल भाषा में चिकनी में है। मृदा अपर्दन, मृदा कटाव से ऐसा पौधों के अवकाश तो बह जाते हैं, जिससे मृदा उर्वरता कम हो जाती है। अब ये भी बात इसकी बड़ी अच्छी है, ये कहना चाह रहा है कि मृदा अपर्दन, मृदा का अपर्दन किसे कहते हैं, मृदा के कणों का एक जगह से कटकर कहाँ जाना है, दूसरी जगह चले जाना, है ना। ये क्या कहलाता है, मृदा अपर्दन। मृदा कणों का एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है, मृदा अपर्दन कहलाता है। ठीक है भी, इसकी वजह से भी पोषक तत्व चले जाएंगे। अगर यहाँ वाली मृदा यहाँ से चली गई तो नॉर्मल सी बात है भी, मृदा अपर्दन तो कम, मृदा के अंदर पोषक तत्व तो कम होने की संभावना है। मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा, है ना, भी मृदा के अंदर जो पोषक तत्व है उनकी मात्रा, ठीक है, कितनी मात्रा है, किस तरह की मात्रा उसके अंदर अवेलेबल है, यह देखा जा गया है कि विभिन्न प्रकार की मृदाओं में अंतर्निहित पोषक तत्वों की मात्रा अलग अलग होती है। कुछ मृदाओं में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है तो कुछ मृदाओं में फास्फोरस की, कुछ मृदाओं में किसी एक विशेष तत्व की अधिकता पाई जाती है। तो जिन मृदाओं में अंतर्निहित तत्वों की कमी या अधिकता होती है उनकी उर्वरता अधिक भी होती है ना, उनकी अधिकता भी अधिक होती है। ठीक है, समझाएगी बात। जैसे क्या होते हैं जो मेन प्राइमरी पोषक तत्व है NPK, किसी में इसकी अधिकता है तो इसकी कमी है, कोई इसमें अधिक है, तो जिसमें ये प्रॉपर नहीं है तीनों NPK वो मृदा कम उपजाऊ होती है, और जिसमें सारे के सारे पोषक तत्व होते हैं वो मृदा क्या आती है, अंतर्निहित जो
जो होते हैं उन वो मृदाएं होती है जिसमें सारे तरह के पोषक तत्व होते हैं, वो मृदा उपजाऊ होगी। यानी जिसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों एक जैसे अच्छी मात्रा में तो उपजाऊ होगी। और कई मृदा ये ज़्यादा है तो ये कम है, अगर ये दोनों अच्छे हैं तो ये है ही नहीं, ऐसी मृदाएं कम उपजाऊ होती है। तो ये थे टोटल उसके प्राकृतिक कारक। ठीक है, मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारक कौन सा से, ये प्रकृति के हाथ में, अपने हाथ में ऐसा कुछ नहीं है। कल अपने पढ़ेंगे, अगले नेक्स्ट लेक्चर में अपने पढ़ेंगे कि मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कृत्रिम कारक कौन से हैं। ये लेसन लगभग 3 नंबर का, यहाँ से एक बड़ा क्वेश्चन बनने के चांस बनते हैं। तो आप इसी एग्री दर्पण की क्लासेस कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए, आपको रोज नई नई क्लासें मिलती रहेगी, अलग अलग टीचर भी यहाँ पे अवेलेबल होंगे, बट आप अपना पूरे डेडिकेशन के साथ जुड़े रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी और जो आपके लिए अच्छी लगी और आपके लिए हेल्पफुल रही है वीडियो, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, लाइक एंड शेयर करिएगा। धन्यवाद।